नमस्ते, स्वागत है आप सबका जंगल की आवाज में। मैं हूं चाहत यादव और इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको सरकारी पर्यावरण नीतियों, वैज्ञानिक खोज और वन्यजीव संरक्षण की दुनिया में ले चलेंगे। ये पॉडकास्ट नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पहल है। आज हम बात करेंगे कि आखिर फ्लेमिंगोस की मौत गुजरात में क्यों हो रही है। फिर जानेंगे कि कैसे हैदराबाद में स्थित फार्मा कंपनियां एक तरफ जिंदगी बचा रही है और दूसरी तरफ उन्हें तबाह भी कर रही है। अंत में जानेंगे कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में कैसे एक विलुप्त प्रजाति को वापस लाया गया। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात में मौजूद है और इस वजह से तट के आसपास रहने वाले निवासी इन तटों का आनंद लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। इन खुशियों में से एक खुशी है सर्दी में पक्षियों का माइग्रेशन। वो क्यों? क्योंकि तटों के आसपास के इलाके वेटलैंड्स है, जो पक्षियों की विशाल बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। हम आपको एक मजेदार बात बताते हैं। आजादी के बाद पहली बार भावनगर में बाइकाल टील नामक एक बतख दिखी गई थी, लेकिन सरकार ने ऐसे हाईली डाइवर्स इलाकों की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए। तो अब आते हैं मुद्दे पर। बात करते हैं गुजरात के स्टेट बर्ड यानी फ्लेमिंगो के बारे में। फ्लेमिंगो की दोनों प्रजातियां यानी ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो दोनों गुजरात में निवासी यानी रेसिडेंट पक्षी है, लेकिन सर्दियों में इनकी संख्या हजारों और यहाँ तक कि लाखों तक पहुंच जाती है। लेकिन 2019 में भावनगर और कच्छ के खादिर क्षेत्र में बिजली के झटकों के कारण सैकड़ों फ्लेमिंगोस मारे गए। फ्लेमिंगो का मुख्य खाना शैवाल यानी एल्गे और बैक्टीरिया है, जो आमतौर पर खारे पानी में पाए जाते हैं। ये इन एल्गे और बैक्टीरिया को फिल्टर फीडिंग नामक तरीके से खाते हैं, एक तरह का पानी को छानने जैसा। ये अपने मुंह को दाएं बाएं हिलाते हैं, जिस वजह से इनकी चोंच में मौजूद फिल्टर जैसी चीज पानी को निकाल देती है और एल्गे, बैक्टीरिया और अन्य छोटे जानवरों को फंसा लेती है। 2019 में दर्ज एक शिकायत पर कुछ दिनों में ही भावनगर के कुंभरवाड़ा इलाके में 33 से ज्यादा फ्लेमिंगोस की मौत हो गई। ये बात तब सामने आई जब स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में सूचित किया। कई ऑब्जर्वेशंस और पोस्टमार्टम के बाद ये कंफर्म हो गया कि फ्लेमिंगोस बिजली के झटके से मारे जा रहे हैं। ये कुंभरवाड़ा क्षेत्र में हाई वोल्टेज बिजली ट्रांसमिशन लाइंस का परिणाम था। ये ट्रांसमिशन लाइंस गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कैटको द्वारा एक नजदीकी निरमा फैक्ट्री को बिजली पहुंचा रही थी। हर साल 30,000 से अधिक फ्लेमिंगोस रूस्टिंग यानी आराम और खाना खाने के लिए इस इलाके में आते हैं। उड़ान लेते समय वो इन तारों के संपर्क में आते हैं, जिससे मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु बिजली के झटके से होती है, इसका सबूत उन तारों के 10 फीट के आसपास पाए जाने वाले शव है। इस खतरनाक तार के बारे में 4 साल पहले एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसका जवाब ये मिला कि इस तार में बिजली ही नहीं है। हालांकि स्थानीय लोगों ने ये कंफर्म किया है कि बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि फ्लेमिंगोस की मौत का कारण भी है। 2010 में सबसे बड़ी बिजली झटके द्वारा मौत की एक बड़ी घटना हुई थी और उसके बाद से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2009 से 2019 तक फ्लेमिंगोस की मरने की संख्या 1000 से अधिक है। इसके अलावा फ्लेमिंगो एक ऐसी प्रजाति है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में शामिल है, जो कि किसी भी प्राणी या पौधे को मिलने वाली हाईएस्ट प्रोटेक्शन लेवल है। रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस यानी गेंडे कुछ ऐसे प्रजाति है जो फ्लेमिंगो के साथ शेड्यूल 1 में शामिल है। वर्षों से इतनी सारी शिकायतों के बावजूद ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन चिंतित नहीं है कि फ्लेमिंगो जिए या मरे। भावनगर में अवोज प्रयास नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। जब एक अधिकारी से पूछताछ की गई तो अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन चल रही है, लेकिन इस गुलाबी सौंदर्य की मृत्यु और विनाश तब तक जारी रहेगा जब तक कि बिजली की लाइन या तो हटा नहीं दी जाती या बिजली की सप्लाई बंद नहीं कर दी जाती। ये तो बात हुई जानवरों की। जिस देश में इंसानों के जीवों की कोई कीमत नहीं है, वहां आखिर कैसे जानवरों की जीवों की कोई कीमत होगी। हैदराबाद के फार्मा कंपनी के कारण कुछ ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जहां इंसान भी जीवित नहीं रह सकते।
हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो अपनी बिरयानी और संस्कृति के लिए जाना जाता है। ये शहर एक फार्मास्यूटिकल हब भी है। फार्मा सेक्टर में हैदराबाद का दबदबा है। ये बल्क यानी थोक दवाओं के निर्माण में पहला और फॉर्मुलेशंस में देश में तीसरे स्थान पर है। ये कुल भारतीय बल्क ड्रग प्रोडक्शन का 40% और बल्क ड्रग एक्सपोर्ट का 50% है और इसे बल्क ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है। राज्य के भाग्यशाली विकास के साथ एक बुरी कहानी भी आती है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो जानें बचाने में मदद करती है, अब ऐसी बीमारियों का कारण है जिसे ठीक भी नहीं किया जा सकता। हैदराबाद भारत की एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड बल्क ड्रग कैपिटल है। जैसे जैसे शहर मुनाफा कमा रहा है, वैसे वैसे उसके आसपास मौजूद गांवों को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रहा है। ये कहानी लगातार एक सवाल खड़ा करती है कि कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन और किसकी गलती है। पर इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें, आइए देखें कि आखिर क्यों हैदराबाद फार्मा कंपनियों की पहली पसंद है। हैदराबाद दो कारणों से बल्क ड्रग्स के लिए एक फार्मा हब है। पहला, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना के कारण, और दूसरा, इसके लोगों के एंटरप्राइजिंग स्वभाव और राज्य में पर्याप्त टैलेंट पूल के कारण। ये इंडस्ट्री की कीमत 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स है और ये 500 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक का एक्सपोर्ट करता है। फार्मा इंडस्ट्री और यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाली सामान हर वर्ष 20% की बढ़ोतरी दिखाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2500 से अधिक फार्मा कंपनियां हैं, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, औरोबिंदो फार्मास्यूटिकल्स, ग्लैंड फार्मास्यूटिकल्स जैसे शामिल है। इंडस्ट्री से पैदा होने वाला इनकम बेशक इकोनॉमी के लिए मददगार साबित होता है, लेकिन क्या हमें गांवों के जीवन पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए, जो फिलहाल बुरी स्थिति में रह रहे हैं? इस मामले में फैक्ट्री की जगह से बहुत कुछ लेना देना है। बहुत सारे फैक्ट्री नदी के ऊपरी स्थानों पर स्थित है। सभी ट्रीटेड पानी को इन नदियों या अन्य जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है। ये पानी नीचे स्थित गांवों के जल स्रोतों तक पहुंच जाता है। इन गांवों में पानी का रंग पीला है, जो कि गांव के निवासियों के अनुसार फैक्ट्री के लीक या एमिशन के कारण होता है। द कैनेडियन प्रेस में एक आर्टिकल के लिए इंटरव्यू में आए एक स्थानीय किसान ने कहा कि पहले उसके चावल के खेतों से पैदावार भरपूर होती थी, लेकिन अब उन्हें सिर्फ भूसी यानी हस्क मिलता है और चावल के अंदर कोई दाने भी नहीं मिलते। कई लोगों ने खेती करना बंद कर दिया है क्योंकि ये स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शंस का कारण बन रहा है और कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। हैदराबाद के घटकेसर के पास के बाहरी इलाके में एदुलाबाद गांव मौजूद है, जिसकी सीमा पर एक बहुत बड़ा झील है। स्थानीय लोगों का कहना है कि झील ने अब तक उनकी सारी जरूरतें पूरी की है, कई पीढ़ियों से पूरी करती आ रही है, लेकिन वो सब अब खतरे में है। पिछले कुछ वर्षों से हजारों मृत मछलियां झील के किनारे आ जाती है। ये मछली को स्थानीय लोग लक्ष्मी नारायणा चेरुवु कहते हैं और इन मृत मछलियों का कारण पोल्यूशन है, जो कि ऊपरी इलाके में मौजूद शहर से आता है। पोल्यूशन की पूरी पिक्चर कुछ किलोमीटर दूर पिलाईपली में देखी जा सकती है, जहां पानी फ्रॉथी यानी झाग वाला, बबलिंग यानी बुलबुले निकलने के साथ एक बहुत ही तीखी यानी पंजन गंध देती है। साल 2000 से मछलियों का झील के किनारे मृत आना एक आम बात हो गई है। स्थानीय लोगों के पास उस पानी का सेवन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ये पानी पीने से उल्टी जैसा लगना, पेट में दर्द और परेशानियां होती है। झील के आसपास मौजूद लाल मिट्टी में कभी-कभी आग भी लग जाती है। गांव में मौजूद एक मां अपने बीमार बच्चे की हालत का दोष इसी पानी को दे रही है, जो फैक्ट्रियों से आती है। एक इंटरव्यू में गांव के निवासी मिस्टर मूसी शंकर ने कहा कि हमें अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा दवाइयों और मेडिकल फीस पर खर्च करना पड़ता है। नदी के दोनों ओर रहने वाले लोगों की पहुंच सिर्फ और सिर्फ इस नदी तक ही है। हम इंसानों को साफ और जहरीले पानी के बीच का अंतर पता है, लेकिन जानवरों को नहीं। नदी का पानी इतना खराब है कि तेलंगाना सरकार द्वारा दिए गए भेड़ भी नहीं बच पाए। ये कैटल को इस तरह से प्रभावित कर रहा है कि 10 लीटर दूध देने वाली गायें अब मुश्किल से 3 लीटर दूध दे पाती है। ज्यादातर कैटल का चारा मूसी नदी के आसपास पैदा होता है, जो उनके शरीर में चला जाता है और दूध में भी आ जाता है और इसी तरह शहरों में भी पहुंच जाता है।
2016 में हैदराबाद में आईआईटी द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि एंटीबायोटिक लेवल मूसी नदी में 1000 गुना अधिक थी, जो आमतौर पर डेवलप्ड कंट्रीज में पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आमतौर पर पानी में मौजूद बैक्टीरिया ज्यादातर एंटीबायोटिक के हाई लेवल्स में मर जाते हैं, जिस वजह से शक्तिशाली बैक्टीरिया ही बचते हैं। इन बैक्टीरिया को सुपरबग्स कहते हैं। सुपरबग्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ड्रग रेसिस्टेंस होते हैं और इसीलिए उपचार को असंभव बना देते हैं। 2010 में भारत में खोजे गए एक नए सुपरबग के बारे में पता चला, जिसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के सबसे शक्तिशाली डोज से भी नहीं मारा गया। हैदराबाद में द लोटस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में आईसीयू में काम करने वाले डॉक्टर कयूर मेहता ने कहा कि उन्हें हर हफ्ते 20 ऐसे मामले आते हैं जो ड्रग रेसिस्टेंस से रिलेटेड होते हैं। वे कहते हैं कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस अब भविष्य में होने वाली घटना नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो अब हो रही है। इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम के सोर्स पर जाना और सुपरबग्स को रोकना बहुत जरूरी हो चुका है। पहले केवल प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक दवाओं के गलत इस्तेमाल और एंटीबायोटिक ट्रीटेड मांस के सेवन से रेसिस्टेंस का कारण माना जाता था। ये केवल हाल के वर्षों में ही है कि वैज्ञानिक इस संभावना को देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल वेस्ट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का कारण बन सकता है। फैक्ट्रीज में पैदा होने वाले कचरे को वेस्ट एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है, जहां पानी में छोड़ने से पहले पानी का इलाज किया जाता है। कंपनियों के अनुसार वे पानी का इलाज करते हैं, वो भी राज्य के दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार करते हैं। तो शायद जिम्मेदार लोग न केवल फैक्ट्रीज है, बल्कि नियमों के पुराने सेट भी है, क्योंकि कैपिटलिज्म जैसे बढ़ेगा, हमें पता चल रहा है कि कंपनियां खुशी खुशी उनके कॉस्ट में कटौती करेगी, अगर कानूनी रूप से किया जा सके तो, क्योंकि उन्हें विक्टिम्स की जानों से ज्यादा प्रॉफिट्स की चिंता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस अधिक शक्तिशाली बैक्टीरिया और वायरस का कारण बनेगा, और सोचते हैं कि एक चिकन फार्म एक दूसरे पैंडेमिक का एपिसेंटर यानी कारण हो सकता है, क्योंकि उन्हें सबसे शक्तिशाली एंटीबायोटिक खिलाया जाता है जो अब तक हमने बनाए हैं। सवालों के जवाब देने के लिए कौन जिम्मेदार है, अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। कचरे के प्रॉपर डिस्पोजल आज भी नहीं किए जाते हैं। सरकार गांव में रहने वाले निवासियों की आवाज सुनना ही नहीं चाहती है। प्रॉपर रूल्स और गाइडलाइंस मौजूद नहीं है। बस ये कंक्लूजन है कि कंपनियां और सरकार के एक्शंस काफी नहीं है। अब सरकार गांवों को पीने के पानी दे रही है, लेकिन ये सही नहीं है। बनाई गई समस्याओं को सुधारना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि इनजस्टिस का सबसे बुरा रूप जस्टिस का ढोंग दिखाना है। फिक्र मत कीजिए, आखिरी विषय एक अच्छी और दिलचस्प विषय है जो आपको आशा देगा कि अब भी दुनिया में अच्छी चीजें होती है। हम दूसरे कीड़ों से उतना प्यार नहीं करते जितना हम तितलियों से करते हैं। बड़े, छोटे, डल, रंगीन जैसे कई आकारों और अलग अलग रंगों में आते हैं। आज हम ऐसे ही एक तितली की कहानी देखेंगे जो कंजर्वेशनिस्ट की मदद से ब्रिटेन में एक्सटिंक्ट होने के बावजूद वापस आ गई। पूरे यूरोप में एक रेयर साइट माने जाने वाली लार्ज ब्लू बटरफ्लाई की पहचान इसके फोर विंग के अपर पार्ट पर काले धब्बों की एक प्रोमिनेंट लाइन से की जा सकती है, जबकि इसके पंखों का इनर पार्ट गहरे नीले रंग का होता है। ये तितली के पंख 2 इंच लंबे होते हैं और ब्लूज नामक तितली के परिवार के बीच भी सबसे बड़ी है। इस तितली को जो चीज यूनिक बनाती है वो है इसका लाइफ साइकिल। हमारी सामान्य तितलियों की तरह ये एक पौधे पर अपने अंडे देती है, पर्टिकुलरली थाइम नामक पौधे पर, और जब लार्वा निकलता है तो वो उस पौधे के पत्तों को खाता है। ये वो जगह है जहाँ सभी सामान्य चीजें समाप्त होती है। ये लार्वा मांसाहारी कैटरपिलर में बदल जाता है जब ये जमीन पर गिरता है। इसके बाद लाल चींटियां इसे अपने घोंसले में ले जाती है, जो इसे अपनी किसी चींटी जैसा समझने में गलती करता है। ये कैटरपिलर के लिए एक दावत से कम नहीं है, क्योंकि वे चींटी के बच्चों को खाता है और फिर क्राइसिलिस में बदल जाता है। प्यूपा स्टेज के बाद एडल्ट तितली उस जगह से निकल जाती है। क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के प्रति ये तितली सेंसिटिव है और इन्हीं कारणों से ब्रिटेन में इनकी भारी गिरावट देखी गई। इन्हें 1979 में लोकली एक्सटिंक्ट घोषित किया गया। ग्लोबली भी ये प्रजाति एंडेंजर्ड है। हालांकि
लगभग 150 वर्षों के लंबे समय के बाद कंजर्वेशनिस्ट उन्हें 40 साल की कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के प्रयासों के साथ वापस लाने में सफल हुई। नेशनल ट्रस्ट, बटरफ्लाई कंजर्वेशन, द लाइमस्टोन की लिविंग लेगेसीज बैक फ्रॉम द ब्रिंक प्रोजेक्ट, नेचुरल इंग्लैंड, रॉयल एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी और द मिंचिनहैम्पटन एंड रॉडबोरो कमिटीज ऑफ कॉमनर के एक्सपर्ट्स ने तितलियों के लिए एक जगह तैयार करने में 5 साल बिताए। इलाके में कैटल ग्रेजिंग पर रोक लगा दी गई और क्षेत्र में वेजिटेशन यानी वनस्पति को कंट्रोल किया गया ताकि लाल चींटियों की आबादी बढ़ सके। फिर थाइम और मजोराम पौधों को उगाया गया। एक बार जब एक स्टेबल हैबिटेट बन गया तो एक्सपर्ट्स ने क्षेत्र में 1100 कैटरपिलर्स छोड़ दिए, जिसमें से 750 एडल्ट तितलियों में विकसित हुए। ये एडल्ट्स उस जगह के क्लाइमेट से अपने आप को वाकिफ करते हुए ऑब्जर्व भी किए गए। इस कारण अब ये सदर्न इंग्लैंड के क्षेत्र में फैल रही है। कॉमन के एरिया रेंजर रिचर्ड एवांस ने कहा कि रीइंट्रोडक्शन की सबसे बड़ी पावर और लेगेसी है एक साथ काम करना, ताकि थ्रेटेंड प्रजातियों की गिरावट कम हो पाए और हैबिटेट में सुधार आए। ये सब कॉमन में देखा जा रहा है पौधे, कीड़े, पक्षी और बैट्स के रूप में। ये कंजर्वेशन के लिए ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ परसिवरेंस यानी दृढ़ता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इससे सीखने के लिए कई चीजें हैं जो हमें हमारे देश में रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स के कंजर्वेशन और प्लान में मदद कर सकती है। ये हमें साफ साफ बताता है कि हमारी गलतियों को सुधारने में बहुत साल लगते हैं, तो खत्म करने के बजाय हमें वन्य जीव जंगलों को बचाना चाहिए। आप सब ने जंगल की आवाज को मेरे साथ सुना, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी युवा टीम को पेट्रियन पर जरूर सपोर्ट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं अगली बार नए विषयों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।